Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टाइम एंड टेंस पार्ट 3 जो हमने एक सीरीज चलाई हुई है टाइम एंड टेंस, उसके पहले 2 पार्ट प्रीवियस वीडियोस में हो चुके हैं। आज इसका 3rd पार्ट हम देखेंगे। स्टूडेंट, जो टाइम एंड टेंस का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब किया था। उसके बल्कि 2 पार्ट बने थे, पार्ट 1.1 एंड पार्ट 1.2। जो सेकंड पार्ट था पार्ट 2, उसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को डिस्क्राइब किया था। आज हम टाइम एंड टेंस के पार्ट 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी प्रेजेंट में परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होने वाला, कंप्लीट होने वाला, यानी प्रेजेंट वो टेंस जिसमें प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जहाँ तक हम पहचान की बात करते हैं तो इन सेंटेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। अब यदि इनमें सभी में हम देखें, इसमें क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी। इसका मतलब काम कंप्लीट, जो भी एक्शन चल रहा हो, जो भी कार्य चल रहा हो, वो परफेक्ट हो जाता है, यानी फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि लिया है, यानी जो काम है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, किया है, अर्थात क्या हुआ? प्रेजेंट में जिन सेंटेंसेस के अंत में ये पहचान दी हो, हिंदी सेंटेंसेस में ये पहचान दी हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन सेंटेंसेस में प्रेजेंट में कार्य का पूरा या समाप्त होना पाया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल से पता चलता है और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम ये एग्जाम्पल रखें, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अब देखिए इसमें क्या है? अपना कार्य समाप्त करना। तो सेंटेंस की सेंस ये बता रही है कि जो कार्य है इसमें, कार्य समाप्त करना, वो कार्य पूरा हो चुका। इसी सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस को हम ऊपर की तरह से, जैसे ऊपर लिखा इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। अंत में चुका है या लिया है, दोनों कंडीशन में जो सेंटेंस में एक्शन दिया हुआ है, वो एक्शन दोनों कंडीशन में कंप्लीट हो रखा है, पूरा हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस इनको हम कहते हैं। तो वे सेंटेंसेस जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आते हैं, और कार्य का पूरा प्रेजेंट में कार्य का पूरा या समाप्त होना पाया जाता है, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो पहचान हुई स्टूडेंट्स। अब देखते हैं किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या रूल्स हैं ट्रांसलेशन के लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या है, और इस टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ पर इस टेंस का यूज़ किया जाएगा। तो एक एक को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। स्टूडेंट, जब हम हमारी वीडियो थी टाइप ऑफ
या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो तब हमने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, यानी किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसे मान लिया जाता है, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो उस टेंस को हम क्या कहते हैं, उन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब देखें जैसे यही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कार्य करने वाला एक है, तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का करते हैं। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट्स इस टेंस में हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड, क्योंकि परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, जिन सेंटेंसेस में कार्य का पूरा समाप्त होना पाया जाता है, वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। और चूंकि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, इसलिए इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यदि वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, यदि वो आई है या प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए यही सेंटेंस था, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। तो उसमें क्या है, यही सेंटेंस था, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। अभी जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। और ही स्टूडेंट्स कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ही हैज़। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। और आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ, समाप्त करना, तो क्या हो जाएगा, फिनिश। और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ही हैज़ फिनिश्ड हीज़ वर्क। मैंने पहले भी बताया था कि अपने की जो अंग्रेजी है वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, सब्जेक्ट की। तो ही के साथ हिज वर्क, यदि आई होता माई वर्क, यदि यू होता योर वर्क, यदि वी होता आवर वर्क, यदि दे सब्जेक्ट होता तो देयर वर्क। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट उसके साथ हैज़ या हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, और आई या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ लिखते हैं। देखिए एक प्लूरल का भी देखते हैं, हम उसकी सहायता कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, वर्ब है सहायता करना, और क्या है, कंप्लीट हो चुका, सहायता कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, सहायता कर दी है, यानी जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वी। तो वी कैसा होता है, वी होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। तो वी हैव, और वर्ब क्या है, हेल्प, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प। वी हैव हेल्प्ड, किसकी, उसकी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वी हैव हेल्प्ड हिम, हम उसकी सहायता कर चुके हैं। तो इस तरह से अब देखो, जैसे ये आई यदि सब्जेक्ट होता है, मैंने एक नई कविता लिख दी है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मैं एक नई कविता लिख चुका हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं, हैव। और कविता लिखने के लिए कंपोज्ड, कंपोज माने कविता लिखना, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी कंपोज। आई हैव कंपोज्ड आ न्यू पोएम। तो आई हैव कंपोज्ड ए न्यू पोएम, मैंने एक नई कविता लिख दी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट उसके साथ हैज़ या हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल है या आई है तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट। ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको हम इन नियमों के साथ, इन रूल्स के साथ हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
नेगेटिव सेंटेंसेस। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, नोट और नेवर का यूज हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिसमें किसी स्टेटमेंट को देखिए पॉजिटिव या अफर्मेटिव में उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, और नेगेटिव में उसको क्या कर दिया जाता है, नेगेटिव में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। तो अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के अपोजिट हैं। अफर्मेटिव में एक्सेप्ट कर लिया जाता है और नेगेटिव में रिफ्यूज़ या डिनाई कर लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ या हैव, वही यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट आई है या प्लूरल है तो फिर उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ सेंटेंस में यदि नहीं दिया है तो नोट आएगा और यदि कभी नहीं दिया है तो नेवर आएगा। तो नोट और नेवर, उसके बाद फिर भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा रिमेनिंग पार्ट। और चूँकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए इनके बाद में भी हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट और उसके साथ सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, नोट और नेवर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हैज़ और वर्ब के बीच में, हैव और वर्ब के बीच में नोट या नेवर और आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट बाद में हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह रामायण नहीं पढ़ चुकी है, तो क्या हो जाएगा, शी, और सी के साथ हम लगाएंगे हैज़, क्योंकि सी कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी के साथ हैज़, और नहीं आया तो नोट, सी हैज़ नोट, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, सी हैज़ नोट रेड द रामायण, सी हैज़ नोट रेड द रामायण, वह रामायण नहीं पढ़ चुकी है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वे मैच नहीं जीत चुके हैं, वे मैच नहीं जीत चुके हैं। तो अब यहाँ दे क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट अब की बार प्लूरल है, तो दे के साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव और नोट, विन, और विन की थर्ड फॉर्म वोन, दे हैव नॉट वोन द मैच, वे मैच नहीं जीत चुके हैं। तो इस तरह से जो नेगेटिव सेंटेंसेज है, और स्टूडेंट्स जो नेवर वाली बात है, इसमें कई बार एक नेवर वाली सेंस से एक सेंटेंस बनता है नेवर बिफोर, जिसमें यूज होता है। तो जो नेवर बिफोर वाला सेंटेंस होता है उसमें इस तरह के एक्शन को, इस तरह के उसको दिया हुआ होता है जिसमें एक एडजेक्टिव भी दिया होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे उसने पहले कभी इतना रोमांचकारी मैच नहीं देखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ही हैज़, और फिर आएगा नेवर, ही हैज़ नेवर देखा, सीन, ऐसा, सच, रोमांचकारी, एंड एक्साइटिंग मैच बिफोर। तो इस तरह के सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं, ही हैज़ नेवर सीन। अब देखिए इसमें दिया ना, उसने पहले कभी इतना या ऐसा, तो जो इतना और ऐसा दिया होता है उस इतना और ऐसा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सच का यूज़ करते हैं। और जो एडजेक्टिव दिया होता है, सच के बाद ये एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद ए और एन का प्रयोग हम करते हैं, ए या एन जो भी आवश्यकता अनुसार। तो ही हैज़ नेवर सीन सच एन एक्साइटिंग मैच बिफोर, पहले कभी उन्होंने इतना एक्साइटिंग मैच नहीं देखा है, इतना रोमांचकारी मैच नहीं देखा। इसी तरह से मैंने पहले कभी ऐसा मूर्ख व्यक्ति नहीं
देखा है। अब की बार ऐसा मूर्ख व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव, नेवर सीन सच एन इडियट या सच ए फुलिश मैन बिफोर। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर सीन सच एन इडियट मैन बिफोर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यदि नेवर बिफोर वाला सेंटेंस होता है तो उसमें हम उसकी फॉर्मेशन इस तरह से बन जाती है कि उसमें जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले सच और एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग भी होता है, हैज़ के बाद नेवर का प्रयोग होता है, फिर वर्ब आती है, फिर सच इतना ऐसा के लिए आता है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति, तो सच एन इडियट मैन, इतना रोमांचकारी मैच, तो सच एन एक्साइटिंग मैच, और लास्ट में सेंटेंस के क्या आता है, बिफोर आता है। नेवर बिफोर भी कई बार हम यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं, ही हैज़ नेवर बिफोर या सीन के बाद आ जाता है, ही हैज़ नेवर सीन बिफोर, यहाँ भी आ सकता है, ही हैज़ नेवर सीन बिफोर सच एन एक्साइटिंग मैच। यहाँ भी हो सकता है, आई हैव नेवर सीन बिफोर सच एन इडियट मैन। लेकिन ज़्यादा सुंदर तब लगता है जब हम सेंटेंस के अंत में बिफोर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हम नेवर बिफोर का यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव, एक तो सिंपल नेगेटिव हो गया आपका जिसमें नॉट का यूज़ होता है, और दूसरा ये हुआ जिसमें हम नेवर का यूज़ करते हैं। और जो हम नेवर का यूज़ करते हैं तो नेवर में हम क्या लगाते हैं, नेवर के साथ हम बिफोर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। आप देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनके द्वारा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, और वो भी दो तरह के होते हैं। एक तरह के तो सेंटेंस वे होते हैं इंटेरोगेटिव जिनमें किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता है, प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग होता है, और दूसरे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होता, बल्कि सेंटेंस के शुरू में ही हम किसका प्रयोग कर देते हैं, सेंटेंस के शुरू में क्या का प्रयोग करते हैं, और उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का यूज़ करते हैं, वो दोनों काम कर देती है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम टैग टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जिनमें किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं होता, और जिनमें किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता है उनको हम वाई टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो पहले हम वाई टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले हम देखते हैं वाई टाइप क्वेश्चंस। तो जो वाई टाइप क्वेश्चंस होंगे उस वाई टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड दिया हुआ है उसको हम शुरू में रखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट। यदि इंटेरोगेटिव वर्ड, यदि मान लीजिए कौन दिया है तो हु को हम शुरू में रखेंगे, यदि कहाँ दिया है तो वेयर को हम स्टार्टिंग में रखेंगे, यदि क्यों दिया है तो वाही को हम शुरू में रखेंगे, कब दिया है तो हम वहन को शुरू में, यानी जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है, यदि इन इंटेरोगेटिव वर्ड को हम हटा दें सेंटेंस से तो फिर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रह जाते, फिर वो असर्टिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते ही इन वर्ड्स के कारण है, इसलिए इन शब्दों को इंटेरोगेटिव वर्ड कहा जाता है। और इन इंटेरोगेटिव वर्ड को जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, और यदि वो आई या प्लूरल सब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है तो फिर हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नोट या नेवर आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म अफर्मेटिव में भी आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नेगेटिव में भी आई है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और चूंकि अब की बार सेंटेंस कैसे इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। उन्होंने तुम्हें क्यों डांटा है। अब देखिए ये वर्ड है इंटेरोगेटिव, यदि हम इसको हटा दें, उन्होंने तुम्हें क्यों डांटा है, अब तो ये क्वेश्चन है, और यदि हम इसको हटा दें, यदि हम इसको हटा देते हैं तो क्या रह जाता है, उन्होंने तुम्हें डांटा है, क्या बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस।
तो मैंने जैसा बताया कि इंटेरोगेटिव वर्ड से ही वो क्वेश्चन बनता है, इंटेरोगेटिव वर्ड के कारण ही प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि इंटेरोगेटिव वर्ड को हम हटा लेते हैं तो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, उन्होंने तुम्हें डांटा है। और यदि हम यहाँ लगा दें क्यों डांटा है, कब डांटा है, कैसे डांटा है, किस लिए डांटा है, तो उनसे फिर क्वेश्चन बन जाता है। अब चूंकि ये इंटेरोगेटिव वर्ड है तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे हम, भाई, और सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने यानी दे। तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे प्लूरल के साथ, हैव, भाई हैव, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दे। और डांटने के लिए हम लगाते हैं स्कोल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया, स्कोल्डेड। रिव्यू को माने भी डांटना होता है, स्कोल्ड माने भी डांटना, तो हम रिव्यू भी लगा सकते हैं, स्कोल्डेड भी लगा सकते हैं। तो भाई हैव दे स्कोल्डेड, किसको, तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, इंटेरोगेटिव मार्क। तो क्या हो गया, वाई हैव दे स्कोल्डेड यू, उन्होंने तुम्हें क्यों डांटा है। यदि एक नेगेटिव सेंटेंस हो, मोहन ने अपना मकान क्यों नहीं बेचा है। अब देखिए इसमें से यदि हम क्यों हटा दें, मोहन ने अपना मकान क्यों नहीं बेचा है, इस क्यों को हटा दें हम यदि, तो मोहन ने अपना मकान नहीं बेचा है, तो नेगेटिव सेंटेंस रह जाता है। तो इस क्यों के कारण ही उत्तर हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ, तो क्या जाएगा, सबसे पहले यही आएगा, वाई। अब की बार सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, वाई हैज़ मोहन, नेगेटिव भी है तो नोट, वाई हैज़ मोहन नोट, सेल माने बेचना होता है, क्या हो जाएगा, सोल्ड हिज हाउस। वाई हैज़ मोहन नोट सोल्ड हिज हाउस, मोहन ने अपना घर क्यों नहीं बेचा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम वाई टाइप क्वेश्चन को बनाते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में रखते हैं, फिर हैज़ हैव आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आता है, नोट और नेवर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ध्यान दें इस तरह की फॉर्मेशन को, इंटेरोगेटिव वर्ड, इस तरह की फॉर्मेशन को, या हम इस तरह की फॉर्मेशन को कह सकते हैं, जो इस तरह की फॉर्मेशन होती है इसको हम इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। रिसेंटली जब हम देखते हैं, रिसेंटली इस तरह की वर्ब का यूज हम करते नहीं हैं, लेकिन ग्रामेटिकल वो एरर है। यदि हम इस तरह की इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नहीं करते तो इंटेरोगेशन नहीं बनता, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज अवश्य किया जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यही था, वाई हैव दे स्कोल्डेड यू। कई बार हम ये क्या करते हैं, वाई दे हैव स्कोल्डेड यू, यदि हमने ये कर दिया वाई दे हैव स्कोल्डेड यू, तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि इन्वर्टेड फॉर्म में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में आता है। यदि नेगेटिव होता है तो नोट या नेवर भी, पहले ऑक्सिलरी फिर सब्जेक्ट फिर नोट या नेवर यदि आवश्यक हो तो, और फिर वर्ब। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, तब इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम असर्टिव सेंटेंस की तरह यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में जो इंटेरोगेटिव वर्ड हैं वो इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं रह जाते, बल्कि उस टाइम वो कंजक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना चाहिए। इसलिए हमें सेंटेंस भाई हैव दे स्कोल्डेड यू करना चाहिए, ना कि भाई दे हैव स्कोल्डेड यू। यदि हम इस तरह से यूज़ करते हैं वाई दे हैव स्कोल्डेड यू, तो वो फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बन जाता, उसकी सेंस चेंज हो जाती है और वो इसको आपके पैटर्न को फॉलो नहीं करता। इसलिए ध्यान रहे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हम किसका यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ हमें अवश्य करना चाहिए, यानी जो सब्जेक्ट है उसको मेन वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें सब्जेक्ट और नोट दोनों को लिखना चाहिए। जो दूसरे तरह के क्वेश्चन हैं उनको हम क्या कहते हैं, टैग टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और टैग टाइप क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन वर्ड का, इंटेरोगेटिव वर्ड का हम यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाता है हिंदी में, जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय हम हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शुरू में लिखते हैं।
तो ऐसे सेंटेंसेस के शुरू में ही हम क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आ जाएगा, यदि आई या प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, यदि ज़रूरी हो यानी सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट या नेवर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में ज़रूर यूज़ करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और चूँकि सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो हम सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे वो टैग टाइप क्वेश्चन हो चाहे वो वाई टाइप क्वेश्चन हो, दोनों कंडीशन में हम उसके बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी इंटेरोगेटिव मार्क का यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे क्या उन्होंने आपको सूचित कर दिया है। और यहाँ स्टार्टिंग में क्या आया है, यदि ये क्या बीच में आता है, यदि ये क्या बीच में आता है तब ये वाई टाइप क्वेश्चन होगा। जैसे एक सेंटेंस हम ये यदि वाला क्या वाला लेते, तो यदि हम ये कहें कि उसने तुमसे क्या पूछा है, उसने तुमसे क्या पूछा है, तो क्या बीच में आया तो उसके लिए हम वाट का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ सेंटेंस के शुरू में क्या आया तो इसके लिए हम वाट का यूज़ नहीं करते, बल्कि चूंकि सब्जेक्ट क्या है उन्होंने, तो इसलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे। तो हैव, उसके बाद दे, इन्फॉर्म, और उसकी थर्ड फॉर्म यू। हैव दे इन्फॉर्म्ड यू, क्या उन्होंने तुम्हें सूचित कर दिया है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं। देखिए जैसे ये है, क्या उन्होंने नई कार खरीद ली है। तो इस सेंटेंस के शुरू में भी क्या आया, और सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल है। तो स्टार्टिंग में अब क्या आने पर हम क्या करेंगे, वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, शुरू में हैव का यूज़ करेंगे। तो हैव दे, अब वर्ब क्या है, बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोट। हैव दे बोट अ न्यू कार। तो इस तरह से जो टैग टाइप क्वेश्चन है उसमें हम क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव को शुरू में लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ को शुरू में रखते हैं, और यदि आई या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव को शुरू में रखते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट या नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर बिफोर का प्रयोग भी इसी तरह से हो। जैसे क्या आपने पहले कभी इतना भव्य भवन नहीं देखा है। अब देखिए ये नेवर बिफोर वाला सेंटेंस है, तो आपने, तो यू सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हैव यू नेवर बिफोर सीन सच अ ग्रांड बिल्डिंग। देखिए मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स कि हम इस बिफोर का प्रयोग यहाँ भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, हैव यू नेवर सीन सच अ ग्रांड बिल्डिंग बिफोर। तो बिफोर का यूज़ आप चाहे शुरू में करें, नेवर के साथ करें या बाद में करें। एडजेक्टिव के पहले सच का यूज होगा, और एडजेक्टिव और सच के बीच में ए आई एन का प्रयोग जैसा भी वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, यहाँ भी हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये होगी आपकी मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और एडवर्ब दोनों को रखते हैं। यदि इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ अवश्य करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपके सामने
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका जो मेन टॉपिक है, जो एक लास्ट इसका पार्ट है, वो देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जाए, इस टेंस का यूज़ किन किन कंडीशंस में किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि जब कोई कार्य पूरा या समाप्त हो जाता है, तो जैसे ही कोई कार्य पूरा या समाप्त होता है तो पास्ट में चला जाता है, तो सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं उसको, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अब जब इस सेंटेंस की पहचान के अकॉर्डिंग ये है कि जिस सेंटेंसेस में कार्य का पूरा या समाप्त होना पाया जाता है उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और जब कार्य पूरा या समाप्त हो जाता है तो पास्ट में चला जाता है, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें डिफरेंस क्या है, जब पास्ट इंडेफिनिट को हम पढ़ाएंगे तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल दूंगा, क्योंकि तब तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ चुके होंगे और पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट भी आप पढ़ चुके होंगे। तो हम यूज़ कहाँ करते हैं ये देखते हैं। इसका यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पहला यूज इस टेंस का कहाँ करते हैं? पहला यूज इस टेंस का वहाँ करते हैं जहाँ कार्य पूरा या समाप्त हो चुका हो और कार्य के पूरा या समाप्त होने का प्रभाव प्रेजेंट पर पड़ रहा हो, या हम ये कहें कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो, या हम ये कहें कार्य के समाप्त होने का प्रभाव प्रेजेंट पर पड़ रहा हो। यानी कार्य अभी अभी पूरा या समाप्त हुआ है और कार्य के पूरा या समाप्त होने का प्रभाव प्रेजेंट टेंस पर पड़ रहा हो, तो हम इसी का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, वह अभी अभी बाजार गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो क्या है? बाजार जाना। और वो बाजार तो जा चुकी है लेकिन अभी अभी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। तो कार्य चूँकि अभी अभी समाप्त हुआ है तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? शी हैज़ जस्ट गॉन टू मार्केट। शी हैज़ जस्ट गॉन टू मार्केट। इसी तरह से वह अभी अभी दफ्तर से लौटा है। अब देखिए कार्य तो समाप्त हो चुका, तो कार्य समाप्त हो चुका तो पास्ट में चला गया, लेकिन चूंकि इसका प्रेजेंट पर प्रभाव पड़ रहा है अभी अभी, तो क्या हो जाएगा? ये भी पास्ट में नहीं बनेगा बल्कि प्रेजेंट में बनेगा। क्या हो जाएगा? ही हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कार्य तो पूरा या समाप्त हो गया, लेकिन कार्य पूरा या समाप्त होने का प्रभाव प्रेजेंट पर पड़ रहा है। इसलिए फर्स्ट इस कंडीशन में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा, कार्य पास्ट में समाप्त हुआ है, लेकिन कार्य कब समाप्त हुआ है इस चीज़ का पता नहीं है। कार्य तो पूरा हो गया, पास्ट में समाप्त हो गया, लेकिन कब हुआ है उसके टाइम का पता नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो नंबर 2, कार्य पास्ट में पूरा हुआ परंतु समय ज्ञात नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें नहीं पता, कार्य पूरा हो चुका लेकिन हमें नहीं पता कब हुआ। जैसे उसने ताज देख लिया है। अब कब देखा है ये क्लियर नहीं है। कार्य तो पास्ट में हुआ है लेकिन ये क्लियर नहीं कब देखा, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ सीन द ताज। ही हैज़ सीन द ताज। इसी तरह से यदि मैं कहूँ कि वे शिमला जा चुके हैं। भी शिमला जा चुके हैं, शिमला घूम चुके हैं, कब गए ये नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? दे हैव बीन शिमला। दे हैव बीन शिमला, चूँकि कार्य का पता नहीं। और जो तीसरा इसका यूज होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और विशेष रूप से किसके लिए इम्पोर्टेंट है? कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, जो तीसरा पार्ट इसका है। और तीसरा पार्ट इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे और इसको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के हिसाब से ही आप स्टडी करेंगे। तीसरे पार्ट में क्या है? प्रेजेंट कार्य की पहचान प्रेजेंट की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। कार्य पास्ट में शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है। मीन्स कार्य पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, और चलने का क्या है? समय दिया हुआ है। कार्य शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है, और चलने का समय दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? और ये भी हम इसका एक फॉर्मूला भी दे सकते हैं। क्या हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट प्लस टाइम एब्रीविएशन इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यदि सिंपल प्रेजेंट, चूंकि इन सेंटेंस की पहचान जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट की होती है, अंत में ता है, ती है दिया होता है, और उसमें टाइम एब्रीविएशन दिया होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं बनाते, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। कभी कभी ये प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान रही होती है। जैसे देखिए, मैं उन्हें 5 सालों से जानता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है? जानता हूँ। जानता हूँ का मतलब क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। आदि शब्द किन के बाद में आते हैं? आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में। तो लेकिन यहाँ समय दिया हुआ है, तो क्या मैंने दिया था? सिंपल प्रेजेंट और टाइम एब्रीविएशन किसके इक्वल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इक्वल होता है। तो अब हम क्या कहेंगे? आई, और आई के साथ हम लगाएंगे हैव, चूँकि आई के साथ हैव का यूज़ होता है। और नो की थर्ड फॉर्म, आई हैव known them for 5 years. I have known them for 5 years. स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेज में जो समय दिया होता है, तो उस समय के लिए हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो फॉर का प्रयोग है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय यदि दिया है तो हम सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय यदि दिया है तो हम फॉर। अब देखिए, जैसे यहाँ इसमें 5 सालों से दिया है, तो 5 साल क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने क्या लगाया? फॉर। और यदि यहाँ निश्चित समय दिया होता तब हम किसका यूज़ करते? तब हम करते किसका? सिंस का। देखिए एक एग्जाम्पल सिंस वाला भी देख लेते हैं। सिंस वाले एग्जाम्पल में क्या है? यदि हम ये कहें वह इस शहर में 2009 से रहता है। आप फिर से देखिए, ता है तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी। अब की बार 2009, तो सिंस 2009 ही हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी सिंस 2009। स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए मैं बता रहा था, वो क्वेश्चन जो बेस्ड होता है वो इसी तरह का होता है। एक बार उसको देख लेते हैं। किस तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें किस तरह से 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा था स्पॉट एरर, और दूसरा पूछा जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। तो पहले स्पॉट एरर का हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिया आपको, आई नो योर फादर सिंस हिज बर्थ। अब ये सेंटेंस दे दिया, आई नो, इसको दे दिया ए बात, योर फादर ये बी, और ये दे दिया सी, और ये दे दिया डी। यानी डी का मतलब क्या है? यदि सेंटेंस में एरर है, ए पार्ट में एरर है तो आपका आंसर ए होगा, बी में एरर है तो बी होगा, और सी में है तो सी होगा। और यदि इसमें एरर नहीं है
तब क्या कहेंगे इसको हम, नो एरर। तो तब आपका आंसर, क्योंकि ज़रूरी नहीं एरर हो, ये भी ऑप्शन होता है कि एरर सेंटेंस में ना हो, तो यदि नहीं एरर तो फिर आपका आंसर डी होता है। अब देखिए इसमें क्या है, अभी जब हम बात कर रहे थे तो इसके ए पोर्शन में एरर है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस टाइम एब्रीविएशन किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में बनाया, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो इसलिए इसमें ए पार्ट में एरर है, तो आपका आंसर ए, आपका आंसर ए करते आपका क्वेश्चन करेक्ट, आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। दूसरी तरह से यही सेंटेंस, यही क्वेश्चन, मान लीजिए यही क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, उससे कहते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। इस इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस में एक पार्ट दिया होता है और उसको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने का मतलब ये हुआ कि इस पार्ट में एरर हो सकती है और हो सकता है ना भी हो। तो यदि एरर है तो इसी पार्ट में, और इस पार्ट में एरर है तो फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में से आप किसका यूज़ करके इस एरर को ठीक कर सकते हैं। तो वो 4 पार्ट हम देखें। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए, तो क्या हो जाएगा, आई न्यू। ऑप्शन बी, आई हैव नोन। ऑप्शन सी, आई हैज़ नोन। और ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ भी आप ये कंफर्म ना मान के चलें कि इसमें मिस्टेक होगी ही, अंडरलाइन दे दिया, ये भी हो सकता है इसमें मिस्टेक नहीं होगी। यदि इसमें मिस्टेक नहीं होगी तब आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट, और ये भी हो सकता है कि इसमें मिस्टेक तो है लेकिन इनमें से किसी भी ऑप्शन से इम्प्रूव नहीं हो रहा, तब भी आपका ऑप्शन डी होता है, नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन हमें पता है कि इस सेंटेंस में मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट प्लस टाइम एब्रीविएशन किसके इक्वल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इक्वल होता है। तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, अब देखिए 2 ऑप्शन है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन है। आपको ये भी देखना है कि बी आंसर सही है या सी आंसर सही है। सी आंसर सही इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आई के साथ हैज़ का यूज़ हुआ है, जबकि आपको आपने अभी टेंस को पढ़ा है अच्छे से कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ आप हैव का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी। तो आपका बी आंसर, यानी आई नो की बजाय यदि हम आई हैव नोन कर देते हैं तो ये सेंटेंस इम्प्रूव हो जाता है, इसकी मिस्टेक सही हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने टाइम एंड टेंस पार्ट 3, और आपने डिटेल स्टडी की है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसकी सीरीज़ की नेक्स्ट पार्ट 4th पार्ट, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो शीघ्र आपके सामने आएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो आगामी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होती रहेगी, ताकि आप उन वीडियोज़ को देख सकें और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके जो साथी हैं उन तक भी ये वीडियोज़ पहुंच जाएं और वो भी अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।